प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से की बातचीत। दीर्घकालिक विकास बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड सुधारों का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जन कल्याण को नया आयाम देने की दोहराई प्रतिबद्धता। धनबाद में अटल स्मृति सम्मेलन में बोली, अटल जी के सपनों को साकार कर रही है केंद्र सरकार। तदाशा मिश्र बनी राज्य की पूर्णकालिक प्रथम महिला डीजीपी। बाबूलाल मरांडी ने निर्णय पर उठाए सवाल, बोले सरकार के लिए कानून, संविधान, न्यायालय नहीं रखता कोई मायने। और धनबाद में लूटकांड का खुलासा, 4 पकड़ाए, लूटे गए आभूषण बरामद। गिरिडीह पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग केंद्रीय कारा से 3 कैदी फरार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बातचीत की। इसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक बदलाव, विकसित भारत के एजेंडा विषय पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने दीर्घावधि विकास के लिए विभिन्न सेक्टर में मिशन मोड में सुधारों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 की रणनीति बनाने के लिए नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की, जिनमें शंकराचार्य, अशोक के भट्टाचार्य, NR भानुमूर्ति और अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। पीएम मोदी ने लंबे समय तक ग्रोथ बनाए रखने के लिए अलग अलग सेक्टरों में मिशन मोड में सुधारों का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना अब केवल सरकारी नीति का हिस्सा नहीं बल्कि जन आकांक्षा बन चुका है। ये बदलाव शिक्षा, उपभोग और वैश्विक गतिशीलता के बढ़ते पैटर्न में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत क्षमता और सक्रिय अवसंरचना योजना की आवश्यकता है। भारत की वैश्विक क्षमता निर्माण और वैश्विक एकीकरण के लिए मिशन मोड में सुधार की आवश्यकता है। भारत की पॉलिसी और बजटिंग को 2047 के विजन से जोड़ना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना होगा और इसके लिए सभी क्षेत्रों में सुधारों की दिशा में तेजी से कदम उठाने होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विकास और जनकल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कल धनबाद के जगजीवन नगर में भाजपा द्वारा आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार अटल जी के सपनों को साकार कर रही है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि है, जिसके तहत योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही हैं और उस पर अमल भी हो रहा है। इस अवसर पर विधायक राज सिन्हा समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने अटल जी को नमस्कार करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। श्रद्धेय अटल जी का व्यक्तित्व एक ऐसी त्रिवेणी था जिसमें राजनीति की ईमानदारी, साहित्य की संवेदनशीलता और राष्ट्रवाद की भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता था। अभी राज जी कह रहे थे कि जब वो ने कहा कि आप अपने स्वजाति के पास जाए तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं जाति के पास नहीं, बल्कि हमें सभी का मत चाहिए, मैं जाति के पास नहीं जाऊंगा। तो ये राजनीतिक ईमानदारी, राजनीतिक शुचिता निश्चित तौर पे ये उदाहरण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया।
भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक विकसित भारत जी रामजी मॉडल के तहत राज्यों को लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हो सकता है, जो पहले के मनरेगा मॉडल की तुलना में अधिक कुशल और आवश्यकता आधारित आवंटन प्रणाली पर आधारित है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या घोष कांति ने इस बात पर जानकारी साझा की है। बिहार एक बड़ा स्टेट है जिसमें जो रूरल ग्राम पंचायत है, रूरल पॉपुलेशन है, उसका शेयर ज़्यादा है। तो इसके लिए अगर हम कोई पैरामीटर्स सोचे जिसमें इक्विटी भी हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट का ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राम पंचायत है, रूरल पॉपुलेशन, और एफिशिएंसी देखे, एफिशिएंसी मतलब जो उसी स्टेट में कितना नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना हाउस होल्ड का 100 दिन काम मिला, नहीं तो कितने और कैसे उन्होंने फंड को ट्रांसफ़र किया। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, इक्विटी एंड एफिशिएंसी, ये दोनों को अगर मिला के आप अगर फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका जो फंड ट्रांसफ़र है, हमने ये भी देखा वो बेटर होगा, और एक्चुअली ये जो सालों साल जो फ्लक्चुएशन होता है वो निकल जाएंगे, ये सब के लिए अच्छा होगा। तो मुझे तो मानना है कि ये जो फंड का जो है ये एक डिवोल्यूशन का तरफ से हम सोचे कि ये जो इंडिया में जो 28 स्टेट्स है, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर सबके पास जाएंगे फंड को, ये कंडीशन आपके पास है। और इसको देख के ये भी अच्छा लगेंगे कि क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने अराउंड 60-40 रेशियो होगा, तो 40% स्टेट्स को देना होगा। अगर इसका रिजल्ट अच्छा होगा, स्टेट्स थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खर्चा करके इसको इम्प्लीमेंट देने के कोशिश नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये अच्छा खासा स्कीम है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार का मूल मंत्र है। हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, जो कि उचित नहीं है। एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे पर भी उन्होंने झामुमो और कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। टीएमसी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन ही नहीं करती है, बल्कि संरक्षक है। वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में प्रवेश करवा करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वोट बैंक बनाना चाहती है, और उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। टीएमसी का एक विधायक, भले वो अब निलंबित कर दिए गए होंगे, जो इस देश को दोनों हाथों से लूटा है, हमारे संस्कृति को लूटा है, हमारे संस्कारों को लूटा है, हमारे मंदिरों को लूटा है, हमारे खनिज, हमारी संपदा को लूटा है, उस बाबर के नाम पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का काम टीएमसी के इशारे पर, ममता बनर्जी के इशारे पर, उनके अभिषेक बनर्जी के इशारे पर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। जब पूरा बंगाल इसके खिलाफ हो गया, तब ममता बनर्जी इसको बैलेंस करने के लिए मंदिर में सहयोग देने की बात कर रही। लेकिन उनका चाल, चरित्र और चेहरा बंगाल की एक एक जनता जानती है। आने वाले चुनाव में टीएमसी का सुफड़ा साफ कर देगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुदर्शन भगत ने कहा है कि केंद्र सरकार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भागीरथ अभियान में जुटी है। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाई जा रही है। झारखंड का निर्माण आदिवासी और जनजातीय विकास के लिए हुआ था, और इन 25 वर्षों में आप झारखंड को किस स्थान पर देख रहे हैं। और खासकर हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे राज्य की जो पूर्व राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू, आज कहीं न कहीं देश की प्रथम नागरिक के रूप में हैं। और क्या कुछ आशाएं हैं, और इन 25 वर्षों को आप कैसे देख रहे हैं जनजातीय विकास और कल्याण को लेकर, खासकर झारखंड को? स्वाभाविक रूप से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश भर के जनजातियों की चिंता की है। चाहे उनकी आर्थिक उन्नति हो सके, चाहे शिक्षा की दृष्टि से। आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जो हमारे जनजाति समाज के सबसे पिछड़ा जो वर्ग था, जिसको हम प्रिमिटिव ट्राइब बोलते हैं, आदिम जनजाति बोलते हैं, आज जिनके यहाँ विकास के किसी प्रकार की किरण नहीं पहुँची थी, ना सड़कें थी, ना पीने का शुद्ध पेयजल का व्यवस्था था, ना बिजलियाँ थी, ना शिक्षा का कोई व्यवस्था था। आज ऐसे सुदूरवर्ती
गांव में भी, प्रिमिटिव ट्राइब विलेज में भी, आदिम जनजातियों के गांव में भी आज सड़कें बन रही हैं, बिजलियां पहुंची हैं। और ये इसको मैं विकास का किरण में मानता हूं कि समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, पैदान पर जो व्यक्ति आज रह रहा है, उसके बीच में विकास का किरण पहुंचना, ये विकास की एक चरम रेखा है। और आज चाहे बंधन योजना हो, आर्थिक उन्नति की दृष्टि से जो आज हमारे जंगलों वनों में रहने वाले जो हमारे जनजाति समाज के जो लोग हैं, जो वनोपज के माध्यम से जिनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है, इस ओर भी सरकार ने विशेष रूप से फोकस किया है। और साथ ही आज मैं समझता हूं कि एक बड़ी क्रांतिकारी जो सफलता आने वाले समय में जो दिखलाई पड़ेगी, वो शिक्षा के माध्यम से दिखलाई देगी, और वो है एकलव्य मॉडल आदर्श विद्यालय। क्योंकि जब तक यह समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक उसका सर्वांगीण विकास भी नहीं हो सकता है, और यह समाज आगे भी नहीं बढ़ेगा। इसके लिए शिक्षा अनिवार्य है, और यह शिक्षा की पूर्ति निश्चित रूप से भारत सरकार का जो एकलव्य मॉडल आदर्श विद्यालय है, इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि यह सफलीभूत होगा। थैंक यू। तो सुदर्शन भगत जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, उनके कार्यकाल में बहुत बड़े स्तर पर आदिवासी और जनजातीय कल्याण के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं संचालित हैं, जिससे उनका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। डीडी न्यूज़ रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। राज्य सरकार ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को पूर्णकालिक डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है। अभी तक वह प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्य कर रही थी। सरकार के आदेश के बाद वे राज्य की पूर्णकालिक प्रथम महिला डीजीपी बन गई हैं। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। उनकी नियुक्ति झारखंड में पुलिस प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के संशोधित प्रावधानों के तहत की गई है। तदाशा मिश्रा अगले 2 साल तक झारखंड पुलिस प्रमुख के पद पर काम करेंगी। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों ने बता दिया है कि उनके लिए नियम, कानून, संविधान और न्यायालय कोई मायने नहीं रखता। श्री मरांडी ने तीखे शब्दों में सरकार पर तंज भी कसा। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का द्वादशी महोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अन्नपूर्णा मंदिर में शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम अप्रमेय कृपारत्नाकरम भगवंतम श्रीरामचंद्रम शरणमहं प्रपद्ये। ओम रत्नाकरायिका मुमुक्षुरूपासका भीमतानुरूपा गुणविभवेश्वर। साल 2025 अब विदा लेने को है और नए साल के स्वागत को लेकर लोग बेकरार हैं। वर्ष के अंतिम दिन नूतन वर्ष की मंगल कामना को लेकर मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में भी बाबा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से जलार्पण के लिए लगाया जा रहा है। बाबा के भक्त व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। कल नव वर्ष पर भी यहां लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने व्यापक तैयारी कर रखी है। आज इंग्लिश के अनुसार से आज साल का अंत दिन है, कल नव वर्ष है। भक्त लोग आ रहे हैं अपने अपने श्रद्धा के साथ, मन में विशेष कामना लेके आ रहे हैं जो नव वर्ष
हमारा सुखमय रहे, घर में सुख समृद्धि रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अभी व्यवस्था भी है, बहुत अच्छा लगा। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में सैलानी पर्यटक स्थलों की ओर चल पड़े हैं। हिमाचल का कुल्लू हो, चाहे हम बात करें मनाली की, वो पर्यटकों की पहली पसंद है। मनाली में तमाम जो टूरिस्ट हैं उनकी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में सैलानी ठंड और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। होटल और रिजॉर्ट्स पूरी तरह पैक्ड हैं। वहीं कैफे और बाजारों में देर रात तक रौनक बनी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नववर्ष का स्वागत करने के लिए राज्य के लोगों ने भी व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। प्रमुख सैरगाहों और पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के लिए खास प्रबंध किए गए हैं ताकि वे निर्बाध रूप से नए साल का जश्न मना सकें। इधर राजधानी रांची में ड्रंक एंड ड्राइव और तेज रफ्तार पर पुलिस की पैनी नजर है। शहर में सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है ताकि नए साल के जश्न में कोई खलल न पड़े। उन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस द्वारा लगातार जो है जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ड्रंक एंड ड्राइविंग और साथ में एंटी क्राइम चेकिंग किया जा रहा है। और क्योंकि इस टाइम पर लोग लगभग 8 से 11 बजे के बीच में ड्रंक एंड ड्राइविंग की इंस्टेंसेस ज़्यादा होती हैं, तो उसी में ही अभियान चलाया जा रहा है। काफ़ी गाड़ियों को इसमें पकड़ा दी गई है। उनके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो अभियान है लगातार रांची पुलिस काफ़ी दिनों से चला रही है। बीच बीच में बड़े स्केल पे भी चलाया जाता है। हजारीबाग स्थित कैनरी हिल प्रकृति प्रेमी और पर्यटकों की पसंदीदा सैरगाह बना हुआ है। बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित होने के बाद कैनरी हिल ने पर्यटन के नक्शे पर हजारीबाग को नई पहचान दिलाई है। गोद में बसी कैनरी हिल का इतिहास अंग्रेजी शासन काल से जुड़ा है। समय के साथ इसका स्वरूप बदला और इसे बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित किया गया। पार्क बनने के बाद से यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह स्थल हजारीबाग का प्रमुख आकर्षण बन गया है। कुछ समय से इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि अभी हजारीबाग का सबसे पसंदीदा स्पॉट आप बोले तो यही है कैनरी हिल। आज कैनरी हिल बायोडायवर्सिटी पार्क में दूर दराज से लोग घूमने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। हरियाली, शांत वातावरण और ऊंचाई से दिखता हजारीबाग का मनमोहक नजारा सैलानियों को बार बार यहां आने के लिए आकर्षित करता है। घूमने आए, पूरे परिवार को लेकर के आए कि चलिए देखते हैं कैसा है हमारा कैनरी हिल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही रमणीक स्थान है, घूमने योग्य है। कैनरी हिल अब सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि संगीत प्रेमियों और कलाकारों के लिए भी एक आदर्श स्थल बन चुका है। सुबह के समय जब चारों ओर शांति होती है तब कलाकार यहाँ अपने सुरों को साधते नजर आते हैं, जो शहर के शोर में संभव नहीं होता। तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बगल में सुंदर पहाड़ है और ये जो हम लोग का जो पार्क बना हुआ है, देखा जाए तो झील और प्रकृति को देखते हुए दोनों का मिश्रण है यहाँ पे। और ये हजारीबाग का काफ़ी खूबसूरत जगह, खासकर संगीत के लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि ये हजारीबाग का जो कन्हड़ी पहाड़ है काफ़ी पहले से ही शांति है और ये पार्क जो बना है और भी यहाँ पर बहुत अच्छा शांति लग रहा है। लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, रियाज के लिए बहुत अच्छा जगह रहेगा सुबह सुबह के टाइम। बायोडायवर्सिटी पार्क बनने से सरकार और जनता दोनों को लाभ हो रहा है। पर्यटकों को जहां प्रकृति, शांति और मनोरंजन का अवसर मिल रहा है, वहीं सरकार को भी अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। जानकारी के अनुसार रविवार को यहां से 1 लाख रुपए से अधिक की आमदनी होती है, जबकि अन्य दिनों में 25 से 30 हजार रुपए का राजस्व मिलता है। अभी लगता है हजारीबाग में सबसे खूबसूरत पार्क में अभी इसको गिना जा सकता है। पार्क तो अभी हजारीबाग में कई हैं, लेकिन उतना अभी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। इस पार्क में अभी आप देख रहे हैं कि साफ सफाई भी अच्छा, सारी व्यवस्था अच्छे से तरह से चल रही है। पर्यटन अच्छी संख्या में आ रहे हैं। संडे को देखा जाए तो लगभग राजस्व 1 लाख रुपए का जाता है, बाकी दिन भी 25-30 हजार रुपये
प्रतिदिन का राजस्व है यहाँ पे। कैनरी हिल से सटी कैनरी झील भी सैलानियों को खूब लुभा रही है। हजारीबाग ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और अन्य राज्यों से भी पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे यह क्षेत्रीय पर्यटन का उभरता हुआ केंद्र बन गया है। बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर भी एक स्नैक्स कॉर्नर है, जो आप हल्का कुछ अगर खाना चाहें तो अंदर में भी आप उसका इंतजाम किया गया है। लेकिन अगर आप पूरा लंच डिनर कर रहे हैं तो ये बड़े बड़े 2-3 रिजॉर्ट आपके आसपास में ही है, 1 किलोमीटर के रेडियस में, जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसके लिए। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग भी सतर्क है। वन विभाग ने लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है और कैनरी हिल तक पहुंचने के सुगम मार्ग की जानकारी भी साझा की है। आप जहाँ भी घूमने जा रहे हैं गंदगी ना फैलाएं, यही लोगों से उम्मीद रहती है, तो उस जगह की सुंदरता बरकरार रहेगी। हम जाते हैं, हम ही वो गंदगी लेकर के जाते हैं अपने साथ में, जो वहाँ छोड़ के आ जाते हैं पिकनिक के समय में। तो जो भी आप चीज़ लेकर के जाएं, साफ़ सुथरा आप अपने बैग में वापस लेके आएँ, वो चीज़ उससे भी खूबसूरत दिखेगा आपको। कुल मिलाकर कैनरी हिल बायोडायवर्सिटी पार्क हजारीबाग के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। प्रकृति संरक्षण, पर्यटन विकास और आर्थिक लाभ तीनों का संतुलन बनाता यह स्थल आने वाले समय में झारखंड के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाने को तैयार है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज के दैनिक कार्यक्रम सुप्रभातम में प्रकाशित एक संस्कृत विचार को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि कल्याणकारी विचारों से ही हम समाज का हित कर सकते हैं। व्यक्ति अपने हृदय में जैसे कल्याणकारी विचार धारण करता है, निसंदेह वैसे ही परिणाम भी उसके सामने आते हैं। When people imbibe noble thoughts in their hearts, undoubtedly they get similar results. और अब कुछ खबरें अपराध जगत से। धनबाद में पुलिस ने कतरास थाना क्षेत्र में एक जेवर दुकान में डकैती की वारदात का खुलासा करते हुए कुछ ही घंटों में 4 आरोपितों को धर दबोचा है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि अपराधियों की निशानदेही पर करीब सभी सोने चांदी के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। फरार आरोपितों की तलाश जारी है। किनारे भी कुछ लोग भागते हुए दिखे थे, तो हमारे आरपीएफ के अधिकारी और जवान भी उसमें हम लोगों का सहयोग किए और लगातार सघन अभियान चलाया गया। उसमें दिन में आज जोगता थाना अंतर्गत एक जगह से 4 आदमी की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से जो लूटा हुआ सामान था वो बरामद किया गया है। अभी इसका जो अप्रॉक्स वजन है वो 20 kg के ऊपर है, जो हम लोग अभी एग्जैक्ट वजन बाद में कराएंगे, बट लगभग 90-95% रिकवरी हो गई है। जो और अपराधी हैं जो भागे हुए हैं उनके गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। ये सब लोग बाहर के हैं, सब मध्य प्रदेश के एक जिले से हैं। यहाँ आकर के ये घुमंतू भोटिया की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। इधर गिरिडीह में पुलिस ने गांडे थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन शातिर अपराधियों ने ठगी के माध्यम से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनके पास से मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। उसमें छापामारी किया गया, इसमें से 3 साइबर अपराधी को
गिरफ्तार किया गया। उसमें 2 जो हैं वो देवघर के रहने वाले हैं, आलमगीर अंसारी और मोहम्मद शराफत अंसारी, और एक खुर्शीद अंसारी है जो यहाँ के गांडे का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कुछ साथी और भी थे जिनको लेकर के हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, उनके विरुद्ध भी छापामारी की जाएगी। इसमें जो बरामद हुआ है उसमें 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 2 बाइक, ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 3 उम्र कैद के सजायाफ्ता कैदियों के फरार होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। केंद्रीय कारा में 5 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था है। कैदियों के जेल से फरार होने के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फरार तीनों कैदी धनबाद जिले के बताए जा रहे हैं। जेल प्रशासन ने जिला पुलिस को सूचना देकर मदद मांगी है। हजारीबाग पुलिस इन कैदियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने कल राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में यह कार्रवाई की गई है। इस कांड में कारोबारी विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह भी आरोपी हैं। छापेमारी विनय सिंह के रांची, कोडरमा, देवघर और धनबाद स्थित गाड़ियों के शोरूम पर की गई। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच की गई। और अब मौसम। राज्य में सर्दी का सितम लगातार जारी है। 8 जिलों का न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। राहत की बात यह है कि राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। तिरुवनंतपुरम में 5वें और अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को हराकर श्रृंखला में 5-0 से क्लीन स्वीप किया है। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 5-0 से उससे अपने नाम किया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को 15 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 68 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना पाई। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ये तीसरा मौका है जब भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वीप किया। वहीं श्रीलंका ने 5 मैच की कोई सीरीज 5-0 से गंवाई है। देश के जनजातीय समाज को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पिछले दिनों संविधान का संथाली भाषा में लोकार्पण किया गया। जामताड़ा में आदिवासी संगठनों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक बुद्धिजीवियों ने इसे गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए केंद्र सरकार के इस पहल की सराहना की। सामाजिक संगठन माझी परगना सरदार महासभा ने इस पहल को आदिवासी समाज के सम्मान से जोड़ा है। संगठन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि संथाली भाषा में संविधान का लोकार्पण आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने संताली में संविधान जारी किया। यह पहली बार ऐसा हुआ है और ये गौरवपूर्ण क्षण रहा है और ऐतिहासिक मामला है। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पहले संथाली भाषा को वो पहचान नहीं मिल पाई थी जिसकी वो हकदार थी। अब संविधान संथाली में उपलब्ध होने से ये भाषा और समाज दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम लोग का संथाली अगर कल्चर होगा तो हम लोग बहुत खुश हैं। पहले तो हिंदी बांग्ला में ही हो रहा था और अगर संथाली में होगा तो हम लोग का भी इज्जत बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस फैसले को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया है। संगठन का कहना है कि अब संथाली युवा अपनी ही भाषा में संविधान पढ़ और समझ सकेंगे, जिससे जागरूकता बढ़ेगी। संथाली भाषा में अब संविधान हम लोग पढ़ पाएंगे और इससे क्या होगा, हम लोग का आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानना है कि आज़ादी के कई दशकों बाद संथाली भाषा में संविधान का लोकार्पण होना आदिवासी समाज के लिए खुशी की बात है और इससे उनकी पहचान और मजबूत होगी। 70 साल के बाद हमारे भारत के जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम
द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में जो संताली भाषा में संविधान को लोकार्पण किया। मैं और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से की बातचीत। दीर्घकालिक विकास बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड सुधारों का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जन कल्याण को नया आयाम देने की दोहराई प्रतिबद्धता। धनबाद में अटल स्मृति सम्मेलन में बोली, अटल जी के सपनों को साकार कर रही है केंद्र सरकार। तदाशा मिश्रा बनी राज्य की पूर्णकालिक प्रथम महिला डीजीपी। बाबूलाल मरांडी ने निर्णय पर उठाए सवाल, बोले सरकार के लिए कानून संविधान न्यायालय नहीं रखता कोई मायने। और धनबाद में लूटकांड का खुलासा, 4 पकड़ाए, लूटे गए आभूषण बरामद। गिरिडीह पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग केंद्रीय कारा से 3 कैदी फरार।